गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 5 कल अपन ने फॉर्मेट इसका बनाए थे ऑलरेडी, तो कंप्लीट करेंगे इसको अपन। क्वेश्चन नंबर 5, ए सबमिट्स टू यू द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू हिज बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द year 31st December 2020. You are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended and a balance sheet as at 31st December 2020. Any difference in cash balance is assumed to be drawing. ठीक है, तो आखिरी में हमारे कैश बैलेंस में डिफरेंस आएगा तो उसको हम ड्रॉइंग ट्रीट करेंगे। इसका मतलब कैश बुक का डेबिट साइड ज्यादा होने वाला है, क्रेडिट साइड कम गिरने वाला है। ठीक है, वो ड्रॉइंग से हम ट्रीट कर लेंगे। अब नीचे इंफॉर्मेशन में कैश पेड इनटू द बैंक 1,50,000। तो पहले क्या करो, कैश बुक में आ जाओ, कैश बुक के अंदर। और क्योंकि ये क्वेश्चन में पहला साल नहीं है बिजनेस का ये फर्स्ट ईयर नहीं है, इसका मतलब है कि कैश बुक में फर्स्ट लाइन में अपने को बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने पड़ेंगे फर्स्ट लाइन में। तो आप क्या करो, ये जो कॉन्ट्रा एंट्री हम पास करेंगे 1,50,000 का, थोड़ा सा नीचे 2-3 लाइन छोड़ के एंट्री करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कैश पेड इनटू द बैंक। एंट्री होंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सब जन पहले निकालो कैश बुक जो बनाए वाला है अपन निकालो, 2 कॉलम का। हाँ, एंट्री हमने बोली अभी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक टू कैश ना। तो डेबिट साइड पे आ जाओ और लिखो टू कैश, डेबिट साइड पे लिखो टू कैश। ठीक है, और बैंक कॉलम में लिखना है आपको 1,50,000 बैंक कॉलम में। अच्छा, सेम लाइन में आना ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्ट्रा एंट्री है तो ऑपोजिट साइड पे आना चाहिए किधर भी। तो ऑपोजिट साइड पे लिखो बाय बैंक। जनरली ऑपोजिट साइड पे भी अपन फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ना, क्यों? अगर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस रहा ओपनिंग तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ता। अच्छा, अगर किसी ने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए जगह नहीं छोड़ी और लिख दिया तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नीचे लिख सकते, कट चट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर अपन क्वेश्चंस कर रहे तो करेक्ट करने के हिसाब से ही सोचना है, लेकिन अगर एक आधे बार ब्रॉट डाउन के लिए जगह नहीं छोड़े अपन ने, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। बट पॉसिबिलिटी हो सके जब तक अपन ने जैसा मेन अपना फॉर्मेट है उसी तरह से फॉलो करना है। मतलब ओपनिंग बैलेंस जनरली अपन फर्स्ट लाइन में लिखते हैं अकाउंट के, तो इसके लिए ऊपर की लाइन ब्लैंक ही छोड़ना है। तो अभी फिलहाल में ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, ओपनिंग बैलेंस दोनों भी बैलेंस ही है, तो वो हिसाब से क्रेडिट पे लिख दो बाय बैंक। कैश कॉलम में लिखना है 1,50,000। ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बैंक अकाउंट डेबिट साइड, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद प्राइवेट डिविडेंड पेड इनटू द बैंक, क्या दिया हुआ है? प्राइवेट डिविडेंड पेड इनटू द बैंक। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है, मतलब जनरली ऐसा सेंटेंस नहीं देता। उसमें क्या बता रहा है कि वो प्रोप्राइटर का पर्सनल प्राइवेट डिविडेंड था, उसको बिजनेस में बैंक अकाउंट में उसने लेके आ गया, तो इसको अपन कैपिटल इंट्रोड्यूस बोलेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो एंट्री होंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक टू कैपिटल। ठीक है, तो कैश बुक में वापस आ जाओ और डेबिट पे लिखो टू कैपिटल। कैश बुक में डेबिट साइड पे आ जाओ और लिखना क्या है वहां पे, टू कैपिटल। कौन से कॉलम में लिखेंगे, कैश या बैंक? एंट्री क्या थी अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो डेबिट के बैंक कॉलम में लिखना है 2,000 रुपए बैंक कॉलम में। अब कोई बोल सकता है इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा 2,000 रुपए का? कैपिटल में ऐड करेंगे। अब अपने पास कैपिटल तो अभी फिलहाल में है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने वाली है, उससे कैपिटल निकलने वाला है, जब तक वेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है, करंट ईयर की, जिसके अंदर तुमने ईयर लिखा वाला है 31 दिसंबर 20, देखो लिखेगा दोनों भी जगह डेट अलग अलग डेट है ना। कोई भी बैलेंस शीट में कुछ भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। करंट ईयर का करंट ईयर में लिखना है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन लिखना है। तो अभी ये जो 2,000 है, ये करंट ईयर में उसने क्या किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में क्या करो, पहले लिखो कैपिटल, अमाउंट तो अभी पता नहीं है अपने को, और नीचे क्या करना है, ऐड प्राइवेट डिविडेंड, ऐड प्राइवेट डिविडेंड, ऐड प्राइवेट डिविडेंड 2,000। ठीक है, मतलब हमने कैपिटल नहीं होते हुए भी हमने क्या किया, उसका एडजस्टमेंट कर दिया। अब जब भी कैपिटल आएंगे आगे जाके अपना, तब उसमें ऐड कर देंगे अपन।
जरूरी नहीं है अभी होना अपने को कैपिटल ऐड करने के लिए, ठीक है। अपन कोई अभी क्वेश्चन टैली नहीं कर रहे, अभी अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सिंपली ऐसा एडजस्टमेंट करके छोड़ देना, क्योंकि बाद में करेंगे बोलेंगे और ये अभी नहीं लिखे ना तो याद ही नहीं रहा बाद में। ऐसा कितने पेंडिंग रखेंगे अपन, तो पेंडिंग नहीं रखना है, प्रेजेंटेशन कर देना है उसका। समझो अभी एग्जांपल परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न कुछ आ जाता था, तो मैं परचेज और सेल्स का वेट नहीं करता, मैं परचेज लिख दूंगा, सामने अमाउंट नहीं लिखूंगा और नीचे रिटर्न कर दूंगा, लेस रिटर्न। तो लिखते जाना है, मतलब अपने को मालूम है कहां आने वाला है वहां पे लिख दो, बाद में जब आएंगे तब कैलकुलेशन करते बैठेंगे। तो प्राइवेट डिविडेंड 2000 रुपए हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट पेमेंट, प्राइवेट पेमेंट आउट ऑफ द बैंक, प्राइवेट पेमेंट आउट ऑफ द बैंक। तो इसकी एंट्री क्या बोले थे कल अपन ने, प्राइवेट पेमेंट आउट ऑफ द बैंक। क्या एंट्री है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आ जाओ कैश बुक में वापस, कैश बुक में आ जाओ। हाँ कैश बुक के अंदर क्या करना है, बाय, बाय ड्रॉइंग लिखेंगे, राइट, बाय ड्रॉइंग। कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, 26,000। अभी मैंने तुमको कल फॉर्मेट में ड्राइंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मुझे मालूम है क्वेश्चन में 2 ही ड्राइंग है, तो जिन्होंने नहीं बनाया स्पेशली बनाने की जरूरत नहीं, मेरे पास बना हुआ है यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट। तो तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैपिटल में से लेस कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट में जाओ, करंट ईयर के, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाओ और वहां पे लिखो लेस ड्राइंग। अब 2 ड्राइंग आने वाले हैं, तो किसी को अगर अलग से 2 बार ड्राइंग माइनस कर रहा है तो भी कर सकते हैं, या लेस ड्राइंग लिखे ना ब्रैकेट में लिख लो 26,000, ड्राइंग के नीचे ब्रैकेट में लिख देना 26 प्लस, अभी दूसरा वाला ड्राइंग जब आएगा तो वो ऐड कर देंगे उसमें, तो दोनों ड्राइंग अपन माइनस एक साथ भी कर सकते हैं। देखो अल्टीमेटली आंसर है, तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तुम ड्राइंग लेस करते तक इनर में दोनों अमाउंट लिख के टोटल ड्राइंग माइनस कर सकते हैं, दोनों बार अलग अलग ड्राइंग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ड्राइंग अकाउंट के डेबिट पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टू बैंक, टू बैंक अकाउंट 26,000। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्लियर कर दिया कि नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाना तुम्हारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ अकाउंट जितने बनते उतने बनाने पड़ते। डेटर क्रेडिटर अपन बनाते क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ बैलेंस फिर मिलता बोल के, बाकी ये ड्राइंग अकाउंट आपका लगता है आपको कि डायरेक्टली लेस करके चलता है, तो फिर वहां पे लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट फॉर गुड्स आउट ऑफ द बैंक, पेमेंट फॉर गुड्स आउट ऑफ द बैंक 1,22,000। तो ये लाइन का नीचे एक और एक लाइन है, उससे लिंक दिया हुआ है, बट अभी फिलहाल में पेमेंट फॉर गुड्स आउट ऑफ द बैंक। तो इसको मैंने बोला था अल्टरनेटिवली, क्योंकि पूरा क्वेश्चन रीड करके ये समझ में आता, तो तुमको पूरा क्वेश्चन पढ़ने का तो ये समझ में आएगा कि पेमेंट फॉर गुड्स आउट ऑफ द बैंक जो है ना, इट इज नथिंग बट पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर है ये, जिसको उन्होंने ऐसे दिया वर्ड, पेमेंट फॉर गुड्स। पेमेंट हुआ किसके लिए, गुड्स के लिए, कहां से हुआ, आउट ऑफ द बैंक, बैंक से हुआ, ठीक है ना। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स थ्रू चेक, पेमेंट टू क्रेडिटर थ्रू चेक, चेक से पेमेंट किए क्रेडिटर को, तो वो भी मतलब उसका मीनिंग भी एक ही होता। तो 1,22,000 का है, तो इसकी एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या करो, कैश बुक में आ जाओ वापस, कैश बुक में, कैश बुक में आ जाओ। क्या एंट्री बोले अपन ने अभी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्रेडिट पे आएंगे कि डेबिट पे, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे। देखो एंट्री आ रही है तो पोस्टिंग में आनी चाहिए, एंट्री बोले अपन ने क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट पे आएंगे ना। तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, और बैंक कॉलम में लिखना है 1,22,000, बैंक कॉलम में 1,22,000, बैंक कॉलम में 1,22,000। और इसका सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड पे है, क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक, क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक 1,22,000, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक 1,22,000। यहां तक हो गया सबका। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, एकदम क्लियर है, कैश रिसीव्ड मतलब कैश मिला, लिक्विड मिला अपने को, तो एंट्री क्या होंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। वापस आ जाओ कैश बुक में, कैश बुक में आ जाओ और कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड पे चले जाओ और लिखो टू डेटर, टू डेटर अकाउंट, और कॉलम कौन सा रहेगा, कैश 2,50,000, कैश कॉलम में लिखना है 2,50,000। कैश बुक डेबिट
दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, तो डेटर अकाउंट क्रेडिट, डेटर अकाउंट के क्रेडिट पे लिखो बाय कैश 2,50,000, बाय कैश 2,50,000, बाय कैश 2,50,000। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट फॉर गुड बाय कैश एंड चेक, तो यहां पे दिया हुआ है पेमेंट फॉर गुड्स बाय कैश एंड चेक 1,60,000। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या बोले, कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि पेमेंट फॉर गुड्स बाय कैश एंड चेक, अब दोनों मिला के दे दिया 1,60,000, बट मुझे 160 का बाइफर्केशन चाहिए, कैश कितना है और बैंक कितना है, क्योंकि मेरे पास कैश बुक में 2 कॉलम बने हुए हैं, कैश और बैंक। जब कॉलम 2 बने हुए तो अमाउंट भी दोनों अलग अलग चाहिए। ये 160 को मैं यूज नहीं कर सकता, बीच में कैसे लिखूंगा? ठीक है, मतलब कैश बुक के 2 कॉलम है तो दोनों कॉलम में अमाउंट चाहिए। अभी 160 का बाइफर्केशन कुछ भी हो सकता है, कोई बोलेगा सर हाफ ऑफ ले लेना, नहीं ऐसे थोड़ी मतलब ऐसे थोड़ी जरूरी है कि अपन कैश और चेक के बारे में कुछ नहीं बोला तो हाफ ऑफ लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, अकाउंटिंग कर रहे तो यहाँ पे हो सकता है कि खाली 10 रुपीज कैश में और बाकी का पूरा अमाउंट बैंक से हो सकता है मैक्सिमम अमाउंट कैश का हो, बाकी स्मॉल अमाउंट बैंक का हो, तो इसका बाइफर्केशन अपने को चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर एक और सेंटेंस दिया था पेमेंट फॉर गुड्स आउट ऑफ बैंक, और नीचे दिया पेमेंट फॉर गुड्स आउट बाय कैश एंड चेक। तो मैं दोनों को लिंक कर रहा हूं, 122,000 का अगर चेक आउट ऑफ द बैंक है और कैश और बैंक मिला के 160 है, तो इसका मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है ना 1,60,000 माइनस 122, दैट इज कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। बहुत सिंपल है, पेमेंट जब करते हैं अपन तो 2 ही फॉर्म में करेंगे, या तो कैश में देंगे या तो चेक से देंगे। अब उसने अपने को दोनों मिला के एक अमाउंट बोल दिया और एक बैंक के कितना दिया वो बोल दिया, तो कोई भी इजीली कैश का निकाल सकता। तो कितना है कैश का? हाँ, एंट्री क्या होंगी क्रेडिटर को अगर कैश पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक बार वापस से कैश बुक में आ जाओ। अच्छा, बाय क्रेडिटर वापस लिखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, लिखे तो कुछ गलत नहीं है, बट ऑलरेडी अपने पास क्रेडिटर लिखा हुआ है, बाय क्रेडिटर, सीधा मैं कैश कॉलम में लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली कैश कॉलम में लिखे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, और अलग से लिखना है तो भी लिख सकते हैं। अलग से लिखे तो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर कैश और बैंक कॉलम डायरेक्टली अपने पास है तो एक साथ भी लिख सकते हैं हम। डेट कॉलम नहीं है ना, इसके लिए लिख सकते हैं। ये हो गया 38। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा इसका? क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू कैश। हो गया 160, क्रेडिटर के डेबिट पे आ गया 160 टोटल मिला के। हो गया, इसका समझ में आ गया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस 40,000। अच्छा, मैंने यहाँ पे कल बताया था आपको कि ये पूरे एक्सपेंस का अपन एक साथ भी एक इफेक्ट दे सकते हैं और दूसरा इफेक्ट बाद में एक साथ सेकंड इफेक्ट भी देख सकते हैं। मतलब ये 4-5 खर्चे हैं, तो 4-5 खर्चे पूरे किस फॉर्म में किए हुए बोला नहीं है आपने को, मतलब चेक से पेमेंट किया है क्या नहीं बोला है, तो हम कैश पकड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, कैश बुक के अंदर पूरे पेमेंट साइड पे लिख देंगे बाय वेजेस, बाय डिलीवरी एक्सपेंसेस, बाय रेंट एंड रेट्स, बाय लाइटिंग एंड हीटिंग, बाय जनरल एक्सपेंसेस। एक बार के पूरे कैश बुक में लिख दो। तो कैश बुक में आ जाओ और एक एक से पूरे कैश कॉलम में लिखते जाओ। पहला है बाय वेजेस, बाय वेजेस लिखो, बाय वेजेस 40,000, बाय वेजेस 40,000, बाय डिलीवरी एक्सपेंसेस 7,000, बाय डिलीवरी एक्सपेंसेस 7,000, बाय डिलीवरी एक्सपेंसेस 7,000, बाय रेंट एंड रेट्स 2,000, रेंट एंड रेट्स 2,000, रेंट एंड रेट्स 2,000, बाय लाइटिंग एंड हीटिंग 1,000, लाइटिंग एंड हीटिंग 1,000, बाय जनरल एक्सपेंसेस 4,600, जनरल एक्सपेंसेस 4,600, अब इनको रेस्पेक्टिव जगह पे लिखना है। वेजेस खाली ट्रेडिंग में आने वाला है, बाकी नीचे के चारों भी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे। ठीक है, तो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेडिंग दिया हुआ है,
लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर के 6 लाइन रहेंगे, ऊपर के 6 लाइंस अप्रोक्सीमेट, ऊपर के 5 से 6 लाइन किसके रहते हैं? ट्रेडिंग के। देखो यहाँ पे टोटल हमने किया नहीं, लेकिन अपने माइंड में रखना है अपने को कि ऊपर के 5-6 लाइन ट्रेडिंग के है, नीचे P&L अकाउंट का है, ये माइंड में रखना है। अभी टोटलिंग नहीं करना है, अभी कोई अंडरलाइन नहीं करेंगे उसमें, बीच में डिवाइड नहीं करना उसको, ठीक है? ये अपने माइंड में रख के अपने को ये करना है सॉल्व। तो वेजेस लिख लो पहले, ट्रेडिंग के डेबिट में मतलब ऊपर से तीसरे चौथे लाइन में लिख दो, थर्ड या फोर्थ लाइन में लिख दो टू वेजेस 40,000। और बाकी के एक्सपेंसेस नीचे लिखना है, मतलब ऊपर की 7-8 लाइन ब्लैंक छोड़ दो, 8 लाइंस, फिर नीचे लिखते जाओ। डिलीवरी एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स, लाइटिंग, हीटिंग और जनरल एक्सपेंसेस। डिलीवरी एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग एंड हीटिंग और जनरल एक्सपेंसेस। हो गया सबका यहां तक? चलो अभी नीचे और लास्ट ईयर के असेट्स और लायबिलिटीज और करंट ईयर के असेट्स और लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। वापस से हर एक अमाउंट को 2 जगह लिखना है अपने को, लास्ट ईयर का रहो या करंट ईयर का रहो, हर एक अमाउंट को अपने को 2 जगह पे लिखना है। सबसे पहले आ गया 1 जनवरी 20 को ओपनिंग स्टॉक 20,000, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखो, लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड स्टॉक, स्टॉक या तो क्लोजिंग स्टॉक 20,000। तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक रहता है वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को अपन कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे फर्स्ट लाइन में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन 20,000 टू ओपनिंग स्टॉक। ये हो गया, 2 जगह पे लिख दिया हमने, ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक। तो ये हो गया 20,000 का 2 इफेक्ट। बैंक बैलेंस 8,000, लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड बैंक बैलेंस, लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस 8,000। और क्योंकि हमने कैश बुक बनाया हुआ है जिसमें ओपनिंग बैलेंस लिखना बाकी है, तो कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, मतलब यहां पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो और बैंक कॉलम में लिख दो 8,000। अच्छा, कैश कॉलम में डैश मत मारो, क्योंकि कैश का भी बैलेंस आएगा तो वहां लिख देंगे हम कैश कॉलम में। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के कोई अंडरलाइन करके नीचे ऐसा भी लिखा कैश, कैश कॉलम में, बैंक, बैंक कॉलम में, तो भी चलता, ठीक है? उसमें 3 लाइन लग जाते हैं। बट अभी माई बैलेंस ब्रॉट डाउन से भी काम हो जाता है अपना, सीधा बैंक कॉलम में 8,000 लिख दो, माई बैलेंस ब्रॉट डाउन। हो गए 2 इफेक्ट इसके भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैश इन हैंड। तो जिस तरह से हमने बैंक बैलेंस का किया वैसे ही कैश इन हैंड का भी करो। 300 रुपीज है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में असेट साइड कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 300, कैश इन हैंड 300। और सेकेंड इफेक्ट, कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, सिर्फ अमाउंट लिखना है 300, अमाउंट लिखना है 300। हो गया यहां तक? उसके बाद नीचे 1 जनवरी 2020 जो है उस डेट में ट्रेड डेटर दिया हुआ है 14,000। इसका मतलब ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के डेटर्स है। तो पहले तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में असेट पे लिख दो, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखना है। देखो अपन 1 जनवरी 20 के कॉलम का भी एक आइटम का इफेक्ट दे रहे, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में तो हर एक आइटम आने वाला है क्योंकि वो लास्ट ईयर के एसेट्स और लायबिलिटी है। तो ट्रेड डेटर्स लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड 14,000, लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड
14,000। सेकेंड इफेक्ट इसका क्या होगा, डेटर अकाउंट में कहां लिखेंगे, डेटर अकाउंट में डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेटर अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स 27,300, लास्ट ईयर बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, लास्ट ईयर बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, और इसका सेकेंड इफेक्ट, क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर कौन से साइड पे, क्रेडिट साइड, बिकॉज क्रेडिटर्स अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,300, 27,300, 27,300। यहां तक हो गया सबका। चलो नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट्स 50,000, इन्वेस्टमेंट्स 50,000, ठीक है। तो ये ले लो, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड इन्वेस्टमेंट्स, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स 50,000। ठीक है, अभी देखो इन्वेस्टमेंट जो लास्ट ईयर के है ना, वो सेम टू सेम अमाउंट करंट ईयर में भी दिया हुआ है। तो कोई बोलेगा कि सर इसके भी दो इफेक्ट होने चाहिए, इसके भी दो इफेक्ट होने चाहिए, तो फिर करना क्या पड़ेगा, हमको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के 50,000 लिख देंगे। ये हो गया सेकंड इफेक्ट। अभी अपन ने जो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में लिखा असेट साइड पे लास्ट ईयर के, उसका सेकंड इफेक्ट ये हो गया। अब ये 50,000 के दो इफेक्ट क्या होंगे, इसको करंट ईयर के बैलेंस शीट में असेट पे लिखेंगे और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब यहां पे उसके सेकंड इफेक्ट हो रहे हैं। तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो नहीं बनाया यहां पे, तो ये 50,000 और ये 50,000 का एक्चुअली देखेंगे तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में और करंट ईयर की बैलेंस शीट में इतना ही लिखना है तुमको। लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड इन्वेस्टमेंट तो लिख दिया अपन ने, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिख दो इसको, करंट ईयर बैलेंस शीट में लिख दो इन्वेस्टमेंट 50,000, नो एडिशन नो सेल नथिंग। करंट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट में एडिशन या सेल नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया अपन ने, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट्स खरीदे बेचे बोल के नहीं दिया हुआ है। तो अपन क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जो लिख दिए वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी लिख दिया जैसे कि वैसे, क्योंकि अगर कोई एसेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो इट इज अज्यूम दैट दैट एसेट इज कैरी फॉरवर्ड, सेम टू सेम एसेट बिजनेस के अंदर अभी भी है, ठीक है। तो करंट ईयर में भी बैलेंस शीट में लिख दो। तो हमारा ये 50,000 और ये 50,000 का दोनों भी हो गया इफेक्ट, ठीक है। किसी को लग रहा है कि इसके दो इफेक्ट हुए, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, तो फिर अकाउंट बनाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, तो ऑटोमेटिकली ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन ये जो है ये दो इफेक्ट हो जाएंगे। तो वो दो अभी जो अपन ने बैलेंस शीट में लास्ट ईयर के भी लिखे, करंट ईयर के भी लिखे, ये दो चार हो गए, ठीक है। तो आगे से मैं ऐसा इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो तुमको समझना है कि इन्वेस्टमेंट अगर करंट ईयर में और लास्ट ईयर में दोनों में सेम है, तो दोनों का इनडायरेक्टली अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे खाली, दोनों भी बैलेंस शीट में। तो दो इफेक्ट का कंफ्यूजन मत रखो, ऐसा बोलना है, मतलब इसके दो इफेक्ट इसके दो इफेक्ट होते हैं नहीं होते ऐसा नहीं बोल रहा मैं, बट वो अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन रहेगा, कुछ भी नहीं है, क्लोज हो जाएगा अकाउंट। तो जो अकाउंट बना के क्लोज करना ही है, पता है कि ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन आने वाला है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो वो नहीं भी बनाए तो अपन चल सकता, ठीक है। बनाने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। चलो उसके बाद अब आ जाओ 31 दिसंबर 20, मतलब इस कॉलम में जो भी अमाउंट्स हमको दिए हुए हैं वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में तो जाने वाले हैं, साथ में और एक जगह कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। सबसे पहला है स्टॉक 15,000 रुपए, ये क्या है पता है, क्लोजिंग स्टॉक है ये करंट ईयर का। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 15,000, करंट ईयर के बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 15,000। सेकंड इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे फोर्थ या फिफ्थ लाइन में लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक बैलेंस। देखो बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है,
कभी कभी क्या करता, 8,000 रुपीज ओपनिंग में होता, क्लोजिंग में डैश मार देता और अलग से एक आइटम देता बैंक ओवरड्राफ्ट, वो क्लोजिंग में दिया रहता अमाउंट, मतलब ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट है, पॉसिबल है वैसा भी। लेकिन अभी अपने को तो बैंक बैलेंस बोला हुआ है और सामने सीधा अमाउंट दिया हुआ है। कभी कभी क्या करता, 12,000 के ब्रैकेट में क्रेडिट दे देता। ये सब नॉन ट्रेडिंग में होते थे एडजस्टमेंट ऐसे। अपने बैंक बैलेंस लिख रहा है इधर, उधर ब्रैकेट में क्या कर रहा, क्रेडिट लिख रहा। इसका मतलब कैश बुक में बैंक कॉलम में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है वो। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बैंक कॉलम का इंडिकेशन क्या रहता है, ओवरड्राफ्ट। तो ये ध्यान में रखना है, क्रेडिट बोल के ब्रैकेट में दे सकता कभी कभी, कुछ नहीं बोला तो अपना बैलेंस पकड़ना है अपने को। अच्छा, ये बैंक बैलेंस कौन सा है, क्लोजिंग, ठीक है। इसको ले लो बैलेंस शीट में एसेट साइड करंट ईयर में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस 12,000। चलो इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा बोलो, कैश बुक। कहां लिखेंगे कैश बुक में, कैश बुक में जहां पे तुम्हारी टोटल होने वाली है कैश बुक की, मतलब लास्ट लाइन सिंपल, उसके ऊपर वाली लाइन में क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और बैंक कॉलम में लिख दो 12,000, बैंक कॉलम में लिखो 12,000। कैश कॉलम में अभी डैश मत करना, क्योंकि उसी लाइन में हमको क्लोजिंग बैलेंस कैश का भी लिखना है। तो हो गए 12,000 के दो इफेक्ट। कहां कहां लिखे अपन ने, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, सेकंड इफेक्ट कैश बुक में बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद ऐसे ही सेम है, कैश इन हैंड 400 लिखो, इसको कहां कहां लिखेंगे, कैश इन हैंड, करंट ईयर की बैलेंस शीट एसेट साइड, करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश इन हैंड 400, करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड पे 400 रुपए कैश इन हैंड, ये हो गया। अब ये 400 रुपए का सेकंड इफेक्ट जाएगा, सेम जैसा बैंक बैलेंस का लिखा अपन ने, कैश बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर जहां पे हमने बैलेंस कैरी डाउन लिखा हुआ है उसके सामने कैश कॉलम में लिखना है 400 रुपए, कैरी डाउन के सामने कैश कॉलम में लिखना है 400 रुपीज। यहां तक हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड डेटर्स, 20,000 का क्लोजिंग बैलेंस है ट्रेड डेटर्स का। पहले ले लो बैलेंस शीट में एसेट साइड करंट ईयर, करंट ईयर बैलेंस शीट क्योंकि दो बने हुए हैं तो हमको कंटिन्यू बोलना पड़ेगा करंट ईयर या लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिखो ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स 20,000। इसको डायरेक्टली आउटर में इसलिए लिख रहे बिकॉज आरडीडी का एडजस्टमेंट नहीं है। अगर नीचे एडजस्टमेंट देता था आरडीडी का तो इसको इनर में लिखना पड़ता था हमको 20,000 को भी। तो वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पूरा ध्यान रखना है कौन सा आउटर में लिखना है इनर में लिखना है। वैसे अगर लिख दिया आउटर में कट करके इनर में लिखे तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, ये तो मैंने बता दिया। प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, करेक्शन करो तुम, तुम्हारी मिस्टेक हो गई करेक्शन कर दो, बट गलती वैसे ही मत रखो। आरडीडी है एडजस्टमेंट भूल गए अपन, आउटर में लिख दिए कट करके इनर में लो, लेस आरडीडी करना है तुमको, ठीक है। अभी फिलहाल में तो आरडीडी एडजस्टमेंट नहीं है, 20,000 अपन ने कहां लिख दिया आउटर में। अब इसका सेकंड इफेक्ट डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट में कहां लिखेंगे, कैरिड डाउन लिखना है हमको, तो कौन से साइड पे आता है, हाँ डेटर अकाउंट में कभी भी बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट पे आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे 20,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। 99% केसेस में डेटर का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही होता है और बाय बैलेंस कैरिड डाउन ही होता है, बट एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें अगेंस्ट बैलेंस रहेगा। अगेंस्ट बैलेंस कब हो सकता है, जब डेटर ने हमको एडवांस पैसे दे दिए, एडवांस में अगर डेटर पैसा दिया अपने पास तो अपने लिए लाइबिलिटी है वो। अगर कोई डेटर अपने पास आके बोलता है सर ये पैसा तुम रखो, माल आने का हमको सबसे पहले देना, अभी माल दिए नहीं उसको अपन ने, तो ऐसे केस में डेटर का क्रेडिट बैलेंस हो सकता, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर अपने पास 1000 कस्टमर है तो 2 कस्टमर ऐसे रह सकते हैं जिनको अपन बोले कि तुमको हम उधार में माल नहीं देंगे, पहले पेमेंट दो फिर माल देंगे, तो उससे एडवांस पैसा आया तो अपन डेटर के ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा वो, मतलब नॉर्मल बैलेंस नहीं रहेगा वो। चलो क्रेडिटर का सॉरी इसका हो गया 20 का। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000। तो ले लो बैलेंस शीट में करंट ईयर के लाइबिलिटी साइड, करंट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000 लिख दिए क्या 30,000। सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर टू बैलेंस कि बाय बैलेंस,
टू बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन नहीं, ब्रॉट डाउन कभी भी ओपनिंग के टाइम लिखते हैं, ये क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग बैलेंस को कैरिड डाउन, ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन। मतलब अपन जब टोटल वाली लाइन के ऊपर कभी भी लिखेंगे कोई भी बैलेंस कोई भी अकाउंट में तो कैरिड डाउन ही वर्ड लिखना है, और जब स्टार्टिंग लाइन में लिखेंगे कोई भी अकाउंट में तो अपन कभी भी क्या लिखेंगे, ब्रॉट डाउन लिखेंगे। 30,000 लिख दिया क्या ये, तो ये हो गया क्रेडिटर का भी। अब जो बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट जिसका ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, 50,000 अपन ने ले लिए करंट ईयर बैलेंस शीट में, इसको अपन ने करंट ईयर बैलेंस शीट में लिख दिए, ठीक है, हो गया ऑलरेडी है। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन के तो इन्फॉर्मेशन पूरी अपन ने यूज कर ली है। अब अपने को अपने आंसर पे आके एक एक अकाउंट क्लोज करना है, और क्योंकि ये स्टार्टिंग क्वेश्चंस है तो जनरली स्टार्टिंग क्वेश्चन में अपन लिंक फॉलो मतलब समझ सकते हैं कि लिंक क्या है। पहले डेटा अकाउंट क्लोज करना है, फिर क्रेडिटर, फिर बाद में कैश बुक क्लोज करेंगे, फिर ये सब में से कुछ ना कुछ निकलने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, फिर P&L अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। बट आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कुछ लिंक नहीं रहती, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते फिर डेटा अकाउंट क्लोज कर, मतलब ऐसा सिंगल एंट्री में ये डिफिकल्टी है कि लिंक कैसे लगाना, कहां से कैसे जाना, वो आगे के क्वेश्चन आएंगे जब समझ में आएंगे। अभी इजी क्वेश्चन है बोल के लिंक एकदम सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डेटा अकाउंट क्लोज करना है, तो मुझे बोलो डेटा अकाउंट में देख के ऑब्जर्व करके बोलो कि अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना पैसा डेटर से आया वो दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेन चीज क्या मिसिंग है, सेल्स। सेल्स भी मिसिंग है, हाँ, तो बैलेंसिंग फिगर सेल्स लिख दो डायरेक्टली। क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है, 270। तो डेबिट साइड पे तुमको लिखना है टू सेव, और तुम्हारे समझने के लिए सिर्फ लिखो बैलेंसिंग फिगर, टू सेल्स बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। वो 256 को स्टार भी मार सकते हैं, स्टार का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। 256 क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है, हमने फाइंड किया हुआ है 256। अच्छा, 256 फाइंड कर लिए, लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बरोबर। तो अभी यहां पे स्टूडेंट को डाउट आएगा कि सर बाय सेल्स अपन ने 256 लिख दिया और ये क्रेडिट सेल है, कैश सेल हुआ ही नहीं क्या? नहीं हुआ, क्वेश्चन में कहां दिया कैश सेल के बारे में, एक भी रुपए का कैश सेल नहीं हुआ, ऐसा अज्यूम करो, क्वेश्चन में दिया ही नहीं तो क्या करेंगे हम। जो भी सेल आया अपने को डेटर से आया, डेटर से आया तो मतलब ये पूरा सेल है, कैश सेल एक भी नहीं है, ठीक है। जो सेल दिया हुआ है ये एक इतना ही है, 2,56,000। तो हो गया, डेटर अकाउंट क्लोज कर दिए और 256 का सेकंड इफेक्ट भी दे दिया अपन ने, ठीक है। अब आ जाओ क्रेडिटर अकाउंट में। क्रेडिटर अकाउंट को एक बार ध्यान से देखो कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, पेमेंट टू क्रेडिटर दिया हुआ है कैश और बैंक से। तो अब क्रेडिटर अकाउंट में मेन अकाउंट कौन सा क्या बाकी है, बाय परचेस। तो डेबिट का टोटल बोलो कितना हो रहा है, 1,90,000, और उसमें से 27,300 लेस करके बताओ बाय परचेस कितना आएगा, 162,700 बाय परचेस, 1,62,700 बाय परचेस। और इसका सेकंड इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे टू परचेस, अगेन देयर इज नो कैश परचेजेस। हमने क्रेडिटर अकाउंट के थ्रू निकाला ना, तो ये पूरा आ गया, इसमें पूरा आ गया, ठीक है। तो टू परचेस लिख दिया 162,700। हाँ, अभी तुम्हारे पास ड्राइंग अकाउंट तो नहीं है, ड्राइंग अकाउंट तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन कैश बुक तो बना हुआ है ना। कैश बुक में अपन ने एक लाइन पढ़े थे कि अगर कैश कॉलम में कुछ डिफरेंस आएगा तुमको तो क्या करना है, उसको ड्राइंग ट्रीट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, कैश कॉलम का एक मिनट लिखो मत, पहले देखो कैलकुलेटर पे करके देखो क्या आ रहा है, कहां पे डिफरेंस आ रहा है। कैश कॉलम में डेबिट ज्यादा है ना, 250,300। हाँ, तो उसमें से पूरे अमाउंट लेस करके बोलो कितना आ रहा है, कितना, 7,300। तो ये 7,300 जो है, अच्छा ऑलरेडी बाय ड्राइंग लिखा हुआ है, मैंने इसके लिए सामने लिख दिया, आप अलग से लिखना है तो लिख दो, अलग से लिखे तो भी चलता, बाय ड्राइंग कैश कॉलम में अलग से लिखे तो भी चलेगा, 7,300। तो ये है तुम्हारा कैश कॉलम का बैलेंसिंग फिगर 7,300। अच्छा, इसका सेकंड इफेक्ट दिए बिना बैंक कॉलम पे जाओ मत, बैंक कॉलम की टोटलिंग करेंगे अपन,
पहले 7,300 का सेकंड इफेक्ट क्या होगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में तुमने ड्राइंग्स लिखे क्या, ऑलरेडी ड्राइंग्स लिखे ना तुमने 26,000, उसमें ऐड करना है तो कर लो, या अलग से लेस ड्राइंग अलग से लिख दो और एक बार। हर एक ऑप्शन क्या आता है, 26 को ब्रैकेट में लिखना, इनर में ड्राइंग के बाजू में नीचे, प्लस ये 7,300 ऐड कर लेना उसमें, तो एक ही बार ड्राइंग लिखे वैसा हो जाता है। तो कैसे भी करो, दोनों भी लेस होने चाहिए, 26,000 भी लेस होना चाहिए, 7,300 भी लेस होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट है तो मैं कहां लिखूंगा, डेबिट साइड पे क्या लिखूंगा, टू कैश, टू कैश लिखना पड़ेगा मुझे, टू कैश कितना 7,300। ओके, और अभी तुमने क्या किए, दोनों भी लेस कर दिए ना, 26 तो लेस किए थे, 7,300 लेस किया, तो ये 33,300 रुपीज आपका लेस होना चाहिए बाय कैपिटल 33,300। ठीक है, बाय कैपिटल 33,300। तो अब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या करूंगा, लेस ड्राइंग लिख के 33,300 लेस 33,300 लेस कर दूंगा। तुमने बिना ड्राइंग अकाउंट के 33,300 लेस किया, मैंने ड्राइंग अकाउंट बना के लेस किया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 33,300 लेस होना चाहिए तुम्हारा, लेस ड्राइंग 33,300। हाँ, अब आ जाओ कैश बुक में अगेन, बैंक कॉलम में। तो देखो बैंक कॉलम में डिफरेंस तो वैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ भी हिंट नहीं दिया हुआ है, टैली होना चाहिए बैंक अकाउंट। तो बैंक कॉलम देखो टोटल 160, हाँ ऑपोजिट साइड पे क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है देखो 160। ठीक है, डिफरेंस अगर आता था तो कुछ ना कुछ हिंट देता था अपने को कि अगर बैंक कॉलम में डिफरेंस है तो क्या करना है, कुछ ना कुछ उसका लिंक रहता था, क्योंकि ये कैश कॉलम का बोल दिया और बैंक का कुछ नहीं बोला, होता बैंक अकाउंट टैली होना है सर तुम्हारा। तो बैंक कॉलम 160 टैली हो गया, डेटर क्रेडिटर क्लोज कर दिए। चलो अब आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट अब फाइंड करो ग्रॉस प्रॉफिट। एक्चुअली लास्ट ईयर बैलेंस शीट भी क्लोज करनी है, याद रखो, लास्ट ईयर बैलेंस शीट अब क्लोज करके क्या निकलेगा वहां पे, कैपिटल। लास्ट ईयर बैलेंस शीट भी क्लोज करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालो और उसके बाद लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्लोज करो पहले। चलो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 271,000, 271,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 48,300, 48,300 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 48,300, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 48,300। Now find out net profit. नेट प्रॉफिट 33,700। तो ये 33,700 नीचे करंट ईयर के बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करेंगे टू नेट प्रॉफिट, सॉरी टू नहीं, ऐड नेट प्रॉफिट 33,700, ऐड नेट प्रॉफिट 33,700। हाँ अभी कैपिटल नहीं है अपने पास, तो पहले लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्लोज करके कैपिटल निकाल लो। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को अब क्या करो, पहले असेट का टोटल करो और फिर लायबिलिटी साइड पे जो भी आइटम से लेस करके कैपिटल निकालो, बैलेंसिंग फिगर 92,300 टोटल आ रहा है, क्रेडिट टोटल 92,300, असेट साइड टोटल, एसेट साइड पे 92,300 और उसमें से 27,300 लेस करो तो कैपिटल कितना आ जाएगा 65,000। अब ये 65 को अपन ले लेंगे इनर में, करंट ईयर में, करंट ईयर बैलेंस शीट में ले लो 65,000, करंट ईयर बैलेंस शीट में ले लो 65,000। और 65,000 लेने के बाद अब कैपिटल का नेट बैलेंस निकालो 67,400, 67,400।
और फिर बैलेंस शीट टोटल, $97,400, 97,400। हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, लेवल अब बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का, मतलब अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते जाएंगे। द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ श्री रमन। जनरली सिंगल एंट्री फॉलो करने वाले जो रहते हैं ना, वो सोल प्रोप्राइटर ही रहते हैं। इसके लिए तुम देखो हर जगह पे नाम दे रहा प्रोप्राइटर का, वो भी पर्सनल नाम दे रहा, मतलब प्रोप्राइटर का। तो सिंगल एंट्री जनरली स्मॉल बिजनेस में नहीं फॉलो करते, बड़ा बिजनेस होने के बाद सिंगल एंट्री में कभी भी फॉलो नहीं होता, डबल एंट्री फॉलो करते बिजनेस के अंदर। तो श्री रमन नाम का यहाँ पे ओनर है, जिसकी बैलेंस शीट हमको दी वाली है 30 जून की। नॉर्मली ये ईयर रहता नहीं, लेकिन अब इसको अपने को 30 जून का दिया बैलेंस शीट। तो उसमें कैपिटल अकाउंट है, लोन, क्रेडिटर्स, असेट साइड पे बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक अलग अलग से दिए हुआ है, ठीक है। चलो अभी यहां से क्या दे रहा है, रायट ऑकर्ड ऑन द नाइट ऑफ 30 जून 2021। एक मिनट, 30 जून 21, ऊपर की बैलेंस शीट कौन सी डेट की है, 30 जून 20, मतलब एग्जैक्टली एक साल के बाद। तो एक साल के बाद क्या हुआ, रायट ऑकर्ड ऑन द नाइट ऑफ 30 जून 2021, दंगे हुए, ठीक है, इन विच ऑल द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स वेर लॉस्ट। दंगे हुए तो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके गए लेने वाले। बिजनेस में और बहुत सारी चीजें रहती है, इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके गए होंगे। द कैशियर हैड एब्सकॉन्डेड विद अवेलेबल कैश। कैशियर भी धोखा दे दिया, पूरा कैश लेके भाग गया। कैशियर हैड एब्सकॉन्डेड विद अवेलेबल कैश। दंगे हो रहे तो कैशियर बोला मैं क्यों रोकूं, उन्होंने उसका कैश लेके भाग गया पूरा का पूरा। श्रीरमन गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो अभी अपने को श्रीरमन क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं तुमको दे रहा हूं, मुझे पूरे फाइनल अकाउंट बना के बताओ मेरे बिजनेस के, ठीक है। पॉइंट नंबर ए, हिज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 वेर 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर। देखो ये इंडिकेशन दे रहे अपने को, करंट ईयर का सेल उनका कितना है वो अपने को बता रहा कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल सेल हमारा 20% बढ़ गया। पिछले साल जो भी सेल था इस साल उससे 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका लिंक रहेगा, इसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, ही ऑलवेज सेल्स हिज गुड एट कॉस्ट प्लस 25%। मतलब ये रमन जो है, इनके बिजनेस में जो भी गुड सोल्ड होते हैं वो कॉस्ट प्लस 25% पे सोल्ड होते हैं। मतलब 100 की चीज 125 में बेचता, बोलने का मतलब खरीद के लाया 100 में और बेचा 125 में, ठीक है। अगर कॉस्ट पे 25% है तो सेल पे कितना रहता, ये काम आने वाला है। तो फाउंडेशन का अपना हर चीज काम आने वाली है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक के कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैप्टर में काम आने वाला है। कंपनी अकाउंट से पूरा काम आएगा आखिर में जो पढ़ाया था। तो ये जो कंसाइनमेंट में देखे अपने, इन्वेंट्री में देखे, कॉस्ट का परसेंटेज सेल का, तो ये अपने को अकाउंट्स में हर जगह पे लगते रहेगा कोई ना कोई चैप्टर में। तो कॉस्ट प्लस 25%, तो सेल पे कितना हुआ 20%, ठीक है। तो अभी कॉस्ट पे 25%, मतलब कॉस्ट अगर 100 है तो 25% ऐड कर दो तो कितना हो जाता है 125। अब ये है सेलिंग प्राइस, ये है प्रॉफिट और ये है कॉस्ट। अगर मैं इस 25 को इससे कंपेयर करूं तो 25% है, और अगर इस 25 को मैं इससे कंपेयर करूं तो ये 20 है। चेक कर लो, 125 का 25 रुपए कितना हिस्सा होता देख लो, 125 में 25 कितना हिस्सा है 20%। तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट का परसेंटेज 20 है, बट कॉस्ट की बात करेंगे तो 25% है, ठीक है। तो ये अपन ने बेसिक्स ऑलरेडी फाउंडेशन में करे थे, तो यहां पे उसका यूज होने वाला है। तो कॉस्ट प्लस 25% याद रखो, ये है इसका प्रॉफिट परसेंटेज। ही ऑलवेज सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। आगे दिया
20% ऑफ द टोटल सेल्स। एक मिनट, टोटल सेल वर्ड का मीनिंग अलग होता है। टोटल सेल मीन्स कैश प्लस क्रेडिट। टोटल सेल, ठीक है, टोटल क्रेडिट सेल नहीं बोल रहा हूं, टोटल सेल। टोटल सेल मीन्स कैश प्लस क्रेडिट। 20% ऑफ टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21, मतलब जिस साल में रॉयट हुआ, जिस साल के अपने को फाइनल अकाउंट बनाने के, उस साल में क्या हुआ कि 20% ऑफ टोटल सेल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 वेयर फॉर कैश। मतलब एग्जाम्पल सुनो, यहाँ पे 1000 रुपए का लास्ट ईयर का सेल है। लास्ट ईयर का कितने का सेल है? 1000 रुपए का। करंट ईयर में कितना रहेगा? पहले लाइन में दिया था 20% हाइयर, तो 20% कितना हाइयर हो जाएगा? 1200 रुपए। यहां तक समझा? आगे वो क्या बोल रहा कि 20% ऑफ टोटल सेल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 वेयर फॉर कैश। इसका 20% कैश सेल है। 1200 का 20% क्या है? कैश सेल। इसका मतलब 80% क्या है? क्रेडिट सेल। ये एग्जाम्पल है, अमाउंट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। अपने को ये अमाउंट क्या है वो तो निकालना है। इस तरह से वो क्वेश्चन में हिंट दे रहा है अपने को, ठीक है, क्योंकि कैश सेल की एंट्री अलग होती, क्रेडिट सेल की एंट्री अलग होती। इसके लिए इसने बोला 20% जो टोटल सेल का 20% क्या है? कैश सेल है। 20% ऑफ टोटल सेल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 वेयर फॉर कैश। देयर वेयर नो कैश परचेजेस। अब बीच में ये लाइन क्यों दिया गया? सेल की बात कर रहा था, परसेंटेज की बात कर रहा, बाद में बीच में अचानक एंड में क्या बोल रहा? देयर वेयर नो कैश परचेजेस। दैट मीन्स ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट। कैश परचेज कुछ भी नहीं है। देखो सिंगल एंट्री में ऐसे ही देता, मतलब वो कोई भी पॉइंट किधर भी दे देता। क्वेश्चन का पहला लाइन ही एडजस्टमेंट रह सकता। तो यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है कि क्वेश्चन कैसा देगा। अपने को हर लाइन को कहीं ना कहीं यूज करना ही चाहिए, काम आने वाला चाहिए कहीं ना कहीं पे। तो देयर वेयर नो कैश परचेजेस, तो ये एक्चुअली इस पैराग्राफ से कोई लिंक नहीं है, लेकिन आखिरी में एंड में एक सेंटेंस ऐड कर दिया उसने कि कैश परचेज कुछ भी नहीं हुआ। करंट ईयर में कैश परचेज कुछ भी नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज क्रेडिट परचेज। जो भी परचेज किया है क्रेडिट में परचेज किया है। सेकेंड पॉइंट नंबर बी, ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 क्या है? ये इस साल का, जिस साल में रॉयट हुआ उस साल का पहला दिन है, क्योंकि इनका 30 जून ईयर एंडिंग है ना, तो 30 जून की बैलेंस शीट हमको दी वाली है। उसके नेक्स्ट डे 1 जुलाई, तो 1 जुलाई 2020 द स्टॉक लेवल वाज रेज्ड टू 60,000। एक काम करते, पहले बैलेंस शीट में देखते हैं अपन कि स्टॉक कितना था। पहले कितना था? 40,000। मतलब इस दिन 40,000 का स्टॉक था। अगले ही दिन उसने और 20,000 का स्टॉक खरीद के दुकान में 60,000 का स्टॉक मेंटेन किया। नेक्स्ट 1 जुलाई को क्या किया? 20,000 का और परचेस किया उसने। तो अब गोडाउन में कितना हो गया? पहले 40 था, अभी और 20 से बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 60। तो ये लाइन का मतलब वो है कि उसने 1 जुलाई को क्या किया? स्टॉक लेवल को इंक्रीज कर दिया। स्टॉक लेवल रेज्ड टू 60,000, रेज टू 60,000 से नहीं बढ़ाया, 60,000 तक बढ़ा दिया। तो 40,000 रुपए पहले से उसके पास क्लोजिंग स्टॉक था, 20,000 का और खरीद लिया दुकान में। अब कितने का माल है? 60,000 का 1 जुलाई को। एंड द स्टॉक वाज मेंटेन एट दिस न्यू लेवल ऑल थ्रू आउट द ईयर। ये लाइन का मतलब है कि ये 60,000 रुपए बाद में उसने बिजनेस के अंदर थ्रू आउट द ईयर मेंटेन किया, उसको कभी भी कम नहीं होने दिया। तो इनडायरेक्टली ये लाइन का मीनिंग है क्लोजिंग स्टॉक भी 60,000 है। ये लाइन का ये मीनिंग है कि जैसा ओपनिंग स्टॉक 40,000 है ना, ऊपर दे दिया ना ओपनिंग स्टॉक, तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 40,000। देखो 60 नहीं है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 40 ही है। बैलेंस शीट में जो दिया वो ओपनिंग स्टॉक रहता। उसने पहले ही दिन, साल के पहले दिन क्या किया? और 20 तक खरीदा, 60 हो गया। और फिर उसने साल भर मेंटेन किया उसको, कभी भी 60,000 से नीचे नहीं जाने दिया माल। तो वो ये लाइन का मीनिंग है स्टॉक वाज मेंटेन एट दिस न्यू लेवल ऑल थ्रू आउट द ईयर। साल भर उसने वो मेंटेन किया, 60,000 रुपए को कभी भी डिक्रीज नहीं होने दिया। मतलब जब भी लगा माल और परचेस करते गया कंटिन्यूअसली। तो 60,000 इनडायरेक्टली उसका बोलना है क्लोजिंग स्टॉक है। ये लाइन का मीनिंग ही ऐसा है कि स्टॉक मेंटेन किया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक इसका 60,000 रुपए है, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, collection from debtor amounting to 2,80,000, of which 70,000 was received in cash. Collection from debtor amounting to 2,80,000. That means it is a total collection, of which 2,80,000 में से 70,000 जो है वो कैश में हुआ। मतलब बाकी किससे हुआ? बैंक से। बाकी का बैंक से चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डिपॉजिटेड इन द बैंक, ठीक है। तो 280 minus 70, 2,10,000 अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक फ्रॉम द डेटर्स। एंट्री क्या होंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। और ये 70 की एंट्री क्या होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। देखो 280 की एंट्री हम नहीं करेंगे, हम तो 280 का बाइफर्केशन करके एंट्री करेंगे। तो 2 एंट्री होने वाले कौन से? 70,000 की अलग एंट्री होंगी कैश टू डेटर, और 210 की अलग एंट्री होंगी 2,10,000 की
बैंक टू डेटर। आगे, बिजनेस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 40,000, एक मिनट, बिजनेस एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 40,000 ऑफ विच 40,000 में से 10,000 वेर आउटस्टैंडिंग ऑन 30 जून 2021। इसका मतलब 40,000 रुपए का बिजनेस का खर्चा है, उसमें से 10,000 रुपए क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है। इसका तो पेड कितना है 30। आगे पढ़ो, एंड 12,000 वेर पेड बाय चेक। तो वो 40,000 में से 10,000 आउटस्टैंडिंग, 30,000 पेड करे, 30 में से 12,000 रुपए चेक से है, 18 कैश में है, 18,000 कैश में है। देखो हर एक लाइन का मीनिंग है, सिंपली बाइफरकेशन का एंट्रीज बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे तुमको समझ के, मतलब यहाँ पे 40,000 रुपए एक्सपेंस है, मतलब P&L में तो 40 जाने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन एक्रूअल बेसिस पे लिखते कभी भी, मालूम है, आउटस्टैंडिंग रहा तो भी P&L में ऐड करते थे ना, याद है क्या 12th में 11 में। तो यहाँ पे अपन 30 नहीं लिखेंगे P&L में, P&L में तो 40 डायरेक्ट आउटर में लिख देंगे। 30 जाएगा कैशबुक में, कैशबुक में 30 जाएगा, लेकिन कैश कॉलम में अलग अमाउंट जाएगा, बैंक कॉलम में अलग अमाउंट जाएगा, और 10 आउटस्टैंडिंग है वो बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड में। तो 40 डेबिट हो गया P&L में, 30,000 क्रेडिट कर देंगे कैशबुक में, अभी 10,000 का डिफरेंस है, वो 10,000 लायबिलिटी पे चले जाएंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे अपन डिटेल में ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, मैं 40,000 में ऐड आउटस्टैंडिंग वगैरह, मतलब 30 पहले 30 लिखूंगा, फिर ऐड आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं करूंगा, डायरेक्ट P&L में 40,000 लिख देंगे हम, क्योंकि एक्रूअल बेस पे 40,000 ही है, देना 10,000 बाकी है, तो लायबिलिटी पे एक दो 10,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल के, और जो 30,000 ऑलरेडी पेड कर दिया उसको कैश बुक में ले लेंगे डायरेक्टली अपन। चलो उसके आगे दिया है पॉइंट नंबर डी, एनालिसिस ऑफ द पासबुक। इसका मतलब नीचे जो भी ट्रांजैक्शन है रिलेटेड टू बैंक, पूरे के पूरे नीचे जो ट्रांजैक्शन दिए हुए बॉक्स के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू बैंक। पासबुक बोल रहा ना, तो एनालिसिस ऑफ द पासबुक मतलब किसी ने पासबुक को बारीकी से एनालाइज किया तो उसको क्या क्या पता चला, रिवील्ड द फॉलोइंग, रिवील्ड मतलब डिस्क्लोज, एनालिसिस ऑफ द पासबुक रिवील्ड द फॉलोइंग, क्या क्या पता चला, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2,75,000, पेमेंट टू क्रेडिटर 2,75,000। अब तो ऐसा मत बोलना सर यहाँ पे पेमेंट किससे की नहीं बोला तो कैश में लेंगे अपन, अरे ऊपर हेडिंग ही दिया ना पासबुक बोल के, ऊपर हेडिंग ही दे दिया ना उसने, पासबुक का एनालिसिस है, उसका मतलब ये बैंक से ही पेमेंट हुआ, तो क्या एंट्री होंगी पेमेंट टू क्रेडिटर की, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर टू बैंक, पेमेंट टू क्रेडिटर। यहां नहीं दिया चेक से दिए बोल के, लेकिन ये दे दिया ना ऊपर कि नीचे पूरे जो भी ट्रांजैक्शन हो पासबुक के एनालिसिस है। पासबुक मतलब क्या रहता है, बैंक कॉलम रहता है, बैंक के पास जो अपना अकाउंट है उसको पासबुक बोलेंगे अपन। तो पेमेंट टू क्रेडिटर हो गया, उसका पर्सनल ड्रॉइंग 15,000 एंट्री, ड्रॉइंग टू बैंक, बैंक ना ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। चलो ठीक है आगे, पॉइंट नंबर ई, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एज पर लास्ट ईयर ऑडिटेड अकाउंट्स वाज 60,000। ये क्यों दिया, लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना 60,000 सेल्स निकालने के लिए। एक मिनट ऊपर अब देखो सुनो, पॉइंट नंबर ए जो है ना वो वापस से इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना पड़ेगा इसको देखो, हिज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 वर 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर, ही ऑलवेज सेल्स, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब करंट ईयर में नहीं सेल, अभी तक जितने बार भी इसने बिजनेस जब से स्टार्ट किया तब से इसने बिजनेस सेल करते हुए क्या किया, कॉस्ट प्लस 25% सेल किया। अब मुझे बोलो कॉस्ट प्लस 25% मतलब सेल पे कितना हुआ 20, और ग्रॉस प्रॉफिट अगर लास्ट ईयर का 60,000 है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर का 60,000 है तो इसका मतलब ये 20% है सेल का, तो लास्ट ईयर का सेल निकाल सकते हैं अपन 60,000 को यूज करके। अगर लास्ट ईयर का सेल मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 60,000 है जो कि 20% है, तो लास्ट ईयर का सेल कितना है, डिवाइड बाय 20% करो, 3 लाख। अगर लास्ट ईयर का 3 लाख सेल है तो करंट ईयर का सेल कितना है 20% हाइयर। इसका वर्किंग नोट बनाएंगे अपन, सुनो अगर किसी को समझ रहा नहीं तो वर्किंग नोट बनाएंगे, जब समझ में आ जाएगा वर्किंग नोट बनाएंगे इसका अपन, क्योंकि ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर लेंगे, लेकिन बाद में तुमको समझेगा नहीं कि कैसे किए वाला है। 60,000 उसने बोला ग्रॉस प्रॉफिट है लास्ट ईयर का, इसको मैंने यूज किया। ग्रॉस प्रॉफिट अगर 60,000 है और लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज भी 20% ऑन सेल है, क्योंकि ऑलवेज बोला उसने, तो इसका मतलब 60,000 ये 20% है सेल का। तो अगर सेल का 20% है मतलब ये 60,000 को डिवाइड बाय 20% करूंगा तो लास्ट ईयर का सेल आ जाता है। बट मुझे लास्ट ईयर के सेल से कोई लेना देना नहीं है, 3 लाख रुपए लास्ट ईयर का सेल है जो कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे करंट ईयर का सेल चाहिए। अभी करंट ईयर का सेल निकालने के लिए उसने क्वेश्चन में बोला है लास्ट ईयर से 20% हाइयर है, तो 3 लाख प्लस 20%,
3,60,000। अब 3,60,000 को भी बाइफरकेट कर सकते हैं अपन कैश और क्रेडिट में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था 20% जो है ना टोटल सेल का 20% जो है ना क्या है, टोटल सेल का 20% क्या है, कैश सेल है। तो 3,60,000 का 20% निकालो, 72,000 कैश सेल है। कैश सेल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट सेल, और 72 360 माइनस करो, 360 माइनस 70,000, 3,60,000 माइनस 72, 288 की एंट्री होंगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर टू सेल्स 288। तो उसने परसेंटेज और वर्डिंग के अंदर अपने को पूरी इंफॉर्मेशन दे दिया, एक अमाउंट दिया 60,000 जिससे पूरा सेल निकल गया, सेल का पूरा इंफॉर्मेशन निकल, लास्ट ईयर का भी सेल पता चल गया जो कि नहीं चाहिए अपने को, बट उसको यूज करके करंट ईयर का सेल निकाल लिया, करंट ईयर का सेल को बाइफरकेट कर दिए क्योंकि ऊपर दिए वाला है। ठीक है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड मोटर कार एट 20%। अच्छा, बिल्डिंग और फर्नीचर पे 5% और मोटर कार पे 20%। अच्छा, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में तीनों भी एसेट दिख जाएंगे तुमको, बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, मोटर कार भी है। कोई बोलेगा सर इसमें कौन सा मेथड यूज करना, स्ट्रेट लाइन या डब्ल्यूडीवी, वो क्वेश्चन यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट दिए वाले हैं ये डब्ल्यूडीवी है, या ये जो भी है कॉस्ट है या डब्ल्यूडीवी। कॉस्ट पे कब लगा सकते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो कब यूज कर सकते हैं जब इसके कॉस्ट देंगे हमको ओरिजिनल परचेज प्राइस, तब कॉस्ट पे परसेंटेज अप्लाई करेंगे ना अपन। तो जो परसेंटेज दिए वो डायरेक्टली ओपनिंग पे लगाना है अपने को, पूरे साल का लगाना है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5%, तो बिल्डिंग फर्नीचर पे 5% और मोटर कार पे 20%। तो सिंपल, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में तीनों भी एसेट है जिसको हमने को करंट ईयर बैलेंस शीट में लिखना है, इनर में लेस डेप्रिसिएशन तीनों में करेंगे, P&L अकाउंट में डेबिट पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फर्नीचर मोटर कार। ठीक है, जो 11th 12th में जैसा करते थे वैसे ही है, सेम। द अमाउंट डिफॉल्टेड बाय द कैशियर, ऊपर पढ़े थे ना अपन ने, रॉयट हुआ उसके बाद में कैशियर कैश लेके भाग गया पूरा। द अमाउंट डिफॉल्टेड बाय कैशियर मे बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल फ्रॉम हिम। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा कि जो कैशियर कैश लेके भाग गया ना, अच्छा कैशियर कैश लेके जो भाग गया वो कितना कैश था कैसे समझेगा, बैलेंस वो निकलने वाला है तुम्हारा। कैश बुक जब बनाएंगे तो कैश में बाय बैलेंस कैरी डाउन तो जीरो रहेगा, क्योंकि कैश तो पूरा लेके भाग गया ना, कैशियर ऊपर दिया ना उसने, कैशियर कैश लेके भाग गया। जो भी बैलेंसिंग फिगर आने वाला है दैट इज द कैश डिफॉल्टेड बाय कैशियर। समझो बैलेंसिंग फिगर आया 1,000 रुपए एग्जाम्पल, वो 1,000 रुपए तुम्हारा डिफॉल्ट कर लिया, कैशियर लेके भाग गया। क्वेश्चन में अपने को ये लाइन देना जरूरी था, अदरवाइज अपने को अजम्पशन लिखना पड़ता था, अज्यूमिंग दैट द कैश डिफॉल्टेड बाय कैशियर इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, तो P&L में डेबिट कर देते थे अपन कैश डिफॉल्ट बाय कैशियर बोल के। बट अगर क्वेश्चन में बोल रहा है स्पेसिफिकली कि रिकवरेबल है वो, क्योंकि बिजनेस के अंदर जनरली अपन कैशियर जब अपॉइंट करते हैं ना तो उसका सब एड्रेस वगैरह सब मालूम करते हैं। ऐसा नहीं कोई नया पर्सन आया उसको कैशियर बोल के अपॉइंट कर लिया, उसका कुछ पता ही नहीं अपने को, घर कहाँ पे क्या है क्या नहीं। तो बिजनेस में जब एक कैशियर अपॉइंट होता है तो उसका पहले अपन पूरा डेटाबेस लेते हैं उसका कि भाई कहाँ रहता है, क्या है, मतलब भरोसे वाला आदमी है क्या, ये कैश संभालने को दे रहे उसको अपन बिजनेस का, तो सामने वाला पर्सन तो जेन्युइन होना चाहिए ना। तो यहाँ पे शायद तक वो जो कैशियर है जो कैश लेके भाग गया उससे कैश रिकवरेबल है बोल रहा, मतलब रमन बोल रहा कि यहाँ पे वो कैश हम रिकवर कर सकते हैं उससे, इसका मतलब उसको खर्चा डेट नहीं करना है। तो फिर कहाँ लिखेंगे अपन वो 1,000 रुपए को, एसेट साइड पे क्या लिखेंगे, एसेट साइड पे कैश रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर। रिकवरेबल एसेट है ना, अगर रिकवरेबल है तो एसेट है, एक्सपेंस कहां से हो गया। तो अपना कितना कैश है वो अभी अपने को पता चलेगा आंसर के अंदर, कैश कॉलम में डिफरेंस आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये लाइन दे दिया, अब अजम्पशन की जरूरत नहीं है, अब अजम्पशन की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में बोल दिया रिकवरेबल है तो एसेट पे लेना है अपने को। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। दैट मींस मेन आंसर तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनेंगे क्या, क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एकदम सिस्टमैटिक अच्छे से बनाया वाला है, क्यों लिखेंगे, बनाएंगे क्यों अपन। कैपिटल चाहिए, कैपिटल है, बाकी अकाउंट्स है सब दिए हुए। अच्छा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट जब दी हुई रहती ना तो अपन सिंगल इफेक्ट देंगे इसके हर एक आइटम के, नॉन ट्रेडिंग में वही करते थे अपन। अगर नॉन ट्रेडिंग में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी वाली रहती थी तो अपन हर एक आइटम का सिंगल इफेक्ट देते थे, यहाँ पे भी सेम वैसा ही, क्योंकि सिंगल एंट्री के अंदर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी वाली है प्रॉपर फॉर्मेट में, तो अभी हर एक आइटम को एक जगह पे लिखेंगे आप, हर एक अमाउंट को एक एक जगह पे लिखेंगे कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑलरेडी अच्छे से दिया हुआ है। हाँ, अब एडिशनल क्या बनाना पड़ेगा, कैश बुक बनाना पड़ेगा 2 कॉलम का, जरूरी है।
बिना कैश बुक के कैसे चलेगा? कैश डिफॉल्ट बाय कैशियर कैसे निकालेंगे? कॉन्ट्रा एंट्रीज कैसे मारेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री दिए वाले अपने को, ठीक है। तो कैश बुक बनाना है 2 कॉलम का, और डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, और साथ में एक वर्किंग नोट बनाएंगे अलग से स्टेटमेंट फॉर्मेट में, ठीक है। तो लाइंस में बोलूंगा तब बना लो। पहले एक काम करो, ट्रेडिंग पैनल अकाउंट बनाओ एक 15 लाइंस का, मतलब डिवाइड बाय 2, 15 लाइंस का करो। ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट 6-7 लाइंस का, और फिर नीचे P&L अकाउंट बचा हुआ। फिफ्टीन लाइंस, हाफ पेज का ट्रेडिंग पैनल अकाउंट बना लो, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। बैलेंस शीट उसके नीचे बना लियो तो भी चलेगा, 10-12 लाइंस बैलेंस शीट, 10 से 12 लाइन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 10 to 12 लाइंस। हर एक क्वेश्चन का आंसर नए पेज पे करो। फॉर्मेट स्पीड से बनाने की आदत डालो, क्योंकि अभी जो भी तुम करेंगे वही तुम्हारा एग्जाम में हैबिट रहने वाला है। तो मैंने बता दिया, फॉर्मेट इज इररिलेवेंट फॉर स्कोरिंग मार्क्स। तो जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट फॉर्मेट बनाना है। कैश बुक 2 कॉलम का बनेगा, 12 लाइंस। कैश बुक 2 कॉलम्स का 12 लाइंस, कैश और बैंक कॉलम। कैश बुक 2 कॉलम का बना लो। उसके बाद 5 लाइंस के 2 अकाउंट, डेटर क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर के 2 अकाउंट बनाने, 5 लाइंस। डेटर क्रेडिटर बना दिए क्या 5 लाइंस? और फिर एक वर्किंग नोट, वो अभी ड्रॉ नहीं करे तो भी चलेगा, जब लगेगा तब डायरेक्ट बना सकते हैं अपन इसको। इसको फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली राइट साइड में रुपीस कॉलम बनाना है और फॉर्मेट डायरेक्टली वो लिखते जाना है, पॉइंट्स लिखना है अपने को। तो इसका कोई फॉर्मेट बनाओ मत, खाली डेटर क्रेडिटर बना के रख दो। एंड में एक और बनने वाला है, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। ईयर एंडिंग क्या लिखा? 30 जून 21 लिखा ना, 2021, 30 जून 2021, 30 जून 2021। रेडी है फॉर्मेट? चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट दी वाली है, ओपनिंग लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी वाली है। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आइटम है कैपिटल लायबिलिटी साइड पे 96,000, जिसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इनर में लिखना है। करंट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इनर में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इनर में। यहां पे करंट ईयर बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक ही बैलेंस शीट बना रहे अपन। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखो 96,000 इनर में। हो गया यहां तक? एक एक इफेक्ट होने वाला है क्योंकि बैलेंस शीट दी वाली है हमको। उसके बाद लोन 30,000। अच्छा, पूरा क्वेश्चन पढ़े अपन ने, लोन के बारे में नीचे कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि भाई उसका पेमेंट हो गया क्या, कुछ भी नहीं दिया कहीं पे भी क्वेश्चन में। तो सिंपली इसको एज इट इज करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी पे लिख दो। करंट ईयर बैलेंस शीट में ही नीचे कैपिटल के नीचे मत लिखना, थोड़ा 4-5 लाइन ब्लैंक छोड़ के लोन बोल के लिख दो 30,000, लोन 30,000, ठीक है।
उसके बाद क्रेडिटर्स 62,000, बोलो मुझे लास्ट ईयर का क्रेडिटर है, कहां लिखेंगे? क्रेडिटर अकाउंट के अंदर, क्रेडिटर अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 62,000, क्रेडिटर अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 62,000 हो गया यहां तक। चलो नेक्स्ट असेट साइड पे, अब फर्स्ट आइटम है बिल्डिंग 65,000, डेप्रीसिएशन है, तो क्या करो, असेट साइड पे बैलेंस शीट में बिल्डिंग लिखो, इनर में बिल्डिंग, इनर में लिखो 65,000। डेप्रीसिएशन करना है बोल के इनर में लिखो। अभी नेक्स्ट आइटम जब भी असेट पे लिखेंगे तो एक लाइन ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम फर्नीचर 10,000, अगेन बिल्डिंग के नीचे एक लाइन ब्लैंक छोड़ के लिखो फर्नीचर 10,000 इनर में, फर्नीचर 10,000। उसके बाद मोटर कार 18,000, ये भी लिख दो मोटर कार, मोटर कार 18,000। हो गया यहां तक। स्टॉक 40,000, कहां जाएंगे 40,000? ट्रेडिंग अकाउंट। अब समझ में आना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन है तो ये हरदम ऐसे ही होने वाला है, लास्ट ईयर का स्टॉक रहेगा तो ओपन ट्रेडिंग में जाने वाला है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक 40,000, टू ओपनिंग स्टॉक 40,000, ओपनिंग स्टॉक 40,000। उसके बाद नेक्स्ट डेटर्स 32,000, डेटर्स अकाउंट के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे फर्स्ट लाइन में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों को हम क्या करेंगे? कैश बुक में डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 4,000, बैंक कॉलम में 19,000, कैश कॉलम में 4,000 और बैंक कॉलम 19,000। ये हो गया लास्ट ईयर का बैलेंस शीट कंप्लीट। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का अपन ने जहां जहां पे जो भी लिखना है वो लिख दिए। चालू होता है यहां पे एडजस्टमेंट्स। पॉइंट नंबर ए, सॉरी ए ऐसा दिया, ए a riot occurred on the night of 30 June 2021 in which all the books and records were lost. The cashier had absconded with available cash. Sri Raman gives you the following information. तो ये जो पैराग्राफ है जस्ट इंफॉर्मेशन है कि क्या हुआ ओनर के साथ में। तो 30 जून ये जो ईयर एंडिंग है 21 का, 30 जून 2021, उसी दिन रात में जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे लॉस्ट हो गए। मतलब हो सकता है इसने डबल एंट्री मेंटेन किया होगा लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट से पूरे गायब हो गए। तो अपने को जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन निकाल के उसने अपने को दिया, तो उसके बेसिस पे अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे लॉस्ट हो गए। तो उसमें पहला पॉइंट दिया है, हिज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 वेर 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल से इस साल का सेल 20% ज्यादा हुआ, 20%, 20%। ही ऑलवेज सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। और ये बिजनेसमैन जो है कभी भी गुड्स सब सोल्ड करता है तो कॉस्ट प्लस 25%। तो कॉस्ट प्लस 25% मतलब सेल पे 20%। 20% ऑफ द टोटल सेल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 वेयर फॉर कैश एंड देयर वर नो कैश परचेजेस। अभी पैराग्राफ पूरा पढ़ तो लिया अपन ने ऑलरेडी, लेकिन इसका यूज अपना जब तक वो 60,000 का अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं आएगा तब तक नहीं कर सकते। तो एक बार पेंडिंग रह दो ये पॉइंट। पॉइंट नंबर बी, अपन लाइन से जाएंगे, ऐसा जंप नहीं करना है डायरेक्टली। अब 60,000 को लेके ये भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट नंबर बी में क्या दिया? ऑन 1 जुलाई 2020 द स्टॉक लेवल वाज रेज्ड टू 60,000। तो साल के पहले ही दिन उसने क्या किया, जो पिछले साल का स्टॉक था 40,000 का, उसको बढ़ा के उसने 60,000 कर दिया। और आगे दिया द स्टॉक वाज मेंटेन एट दिस न्यू लेवल ऑल थ्रू आउट द ईयर। साल भर उसने फिर 60,000 को मेंटेन किया। तो इनडायरेक्टली लाइन का मीनिंग है कि क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपए है,
तो अपने को 60,000 का 2 इफेक्ट देना है क्लोजिंग स्टॉक का। तो आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000, न्यू स्टॉक लेवल वाज मेंटेन ऑल थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब 60,000 रुपए का जो माल है ना वो दुकान में उसके थ्रू आउट द ईयर मेंटेन था, तो इसका मतलब 60,000 क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड है, अलग से नीचे लिख दो थोड़ा, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, बैलेंस शीट असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 60,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो पॉइंट नंबर बी हमारा हो गया। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर अमाउंटिंग टू 2,80,000 ऑफ विच 70,000 वाज रिसीव्ड इन कैश। तो पहले 70 की एंट्री कर देंगे। 70,000 की एंट्री क्या होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो कैश बुक में आ जाओ सबसे पहले, कैश बुक, कैश बुक के अंदर कैश कॉलम में लिखना है हमको टू डेटर्स की सेल्स, हाँ टू डेटर्स, राइट, टू डेटर्स 70,000, टू डेटर्स 70,000। अच्छा 280 में 70 अगर कैश में है तो बाकी का बैंक से, तो बैंक से कितना हुआ? 2,10,000। ठीक है, अगर 210 ढूंढेंगे क्वेश्चन में तो मिलेगा नहीं, 210 जो है वो डिफरेंस है 280 माइनस 70, 280 माइनस 70, 2,10,000। अच्छा 70 का सेकंड इफेक्ट देना है और 210 का भी सेकंड इफेक्ट देना है, दोनों भी डेटर में जाएंगे। तो डेटर अकाउंट में बाय, डेटर अकाउंट के अंदर बाय कैश और बाय बैंक अलग अलग लिखना है, बाय कैश बाय बैंक, 70 और 210, 70,000 और 2,10,000, बाय कैश और बाय बैंक। हो गया यहां तक? आगे दिया बिजनेस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 40,000, बिजनेस का खर्चा 40,000 है, ऑफ विच 10,000 वेर आउटस्टैंडिंग ऑन 30 जून 2021। अच्छा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अपन ऑलरेडी कर दिए, लास्ट ईयर में कुछ बिजनेस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग थे क्या? नहीं है, चेक कर लो, नहीं दिए वाला है, सिंपल है, कुछ नहीं, करंट ईयर में जो भी है 40,000 का खर्चा है जिसमें से 10,000 रुपए देना है, और आगे दिया 12,000 वेर पेड बाय चेक एंड 12,000 वेर पेड बाय चेक, मतलब 30,000 का पेड है उसमें 12,000 चेक से पेमेंट किया। ठीक है, तो एक काम करो, पहले 40,000 P&L में डेबिट कर दो, टू बिजनेस एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लिख देंगे टू बिजनेस एक्सपेंसेस P&L अकाउंट डेबिट साइड। P&L मतलब ऊपर के 7-8 लाइन बैंक छोड़ के लिखो, टू बिजनेस एक्सपेंसेस 40,000, ये डेबिट इफेक्ट हुआ 40,000 का। अब अपने को 40 के क्रेडिट इफेक्ट भी देने हैं। अब आ जाओ कैश बुक में, कैश बुक में उसने बोला कि बिजनेस एक्सपेंस 10,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब 30,000 पेड कर दिए, तो बाय बिजनेस एक्सपेंस लिखो। अब वो 30,000 में भी 12,000 रुपए जो है किससे है? चेक से है, तो 12,000 रुपए बैंक कॉलम में लिखो, पहले 12,000 रुपए बैंक कॉलम में लिखो। हाँ, अब 30 में से अगर 12,000 रुपए चेक से है, मतलब बाकी का किससे है? कैश, तो इसका मतलब वो कितना रहेगा? 18,000। अच्छा अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 40,000 डेबिट करे और क्रेडिट करे 30,000, अभी भी 10 का और डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट बाकी है। अब वो 10,000 का जो क्रेडिट बाकी है वो हम लेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्या लिखेना? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंसेस या बिजनेस एक्सपेंसेस ड्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं, या पेएबल, बिजनेस एक्सपेंसेस पेएबल, तो कुछ भी लिख सकते हैं, सबका मीनिंग सेम है। एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। अब हो गया 40-40 के अपन ने इफेक्ट दे दिए, 40 डेबिट दिए तो 40 क्रेडिट भी दे दिया अपन ने। ठीक है, चलो उसके आगे एनालिसिस ऑफ द पासबुक रिवील्ड द फॉलोइंग, पासबुक से कुछ इंफॉर्मेशन अपने को निकाल के दिए उन्होंने। पेमेंट टू क्रेडिटर 2,75,000, एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आ जाओ पहले क्रेडिटर अकाउंट के अंदर, क्रेडिटर अकाउंट में आ जाओ और डेबिट पे लिखो टू बैंक 2,75,000, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक 2,75,000, और कैश बुक में क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर बैंक कॉलम में 2,75,000, कैश बुक क्रेडिट साइड बैंक कॉलम 2,75,000 बाय क्रेडिटर। हो गया यहां तक? आगे दिया
पर्सनल ड्रॉइंग्स 15,000 एंड दैट टू थ्रू बैंक, क्योंकि ऊपर पासबुक दिया है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग टू बैंक ना। हाँ, तो कैश बुक में बाय ड्रॉइंग्स लिखो पहले, बाय ड्रॉइंग्स, और बैंक कॉलम में लिखो 15,000, बैंक कॉलम में 15,000। और ये जो 15,000 है ना, ये कैपिटल में से लेस करेंगे, कैपिटल में से लेस कर देंगे, लेस ड्रॉइंग 15,000, लेस ड्रॉइंग 15,000। हो गया यहां तक? चलो उसके आगे क्या दिया है नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 1,43,000, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश बुक में आ जाओ, कैश बुक में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश, बैंक कॉलम में लिखो 143, टू कैश बैंक कॉलम में लिखना है 143, और इमीडिएटली ऑपोजिट साइड पे बाय बैंक, बाय बैंक कितना, कैश कॉलम में 143, कैश कॉलम में 143, कैश कॉलम 143। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 24,000, तो एंट्री होंगी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो डेबिट साइड पे टू बैंक, टू बैंक, कैश कॉलम में लिखो 24,000, कैश कॉलम 24,000, और ऑपोजिट साइड पे बाय कैश, बैंक कॉलम में 24,000, बैंक कॉलम में 24,000। दोनों कॉन्ट्रा एंट्री एक साथ कर सकते क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, चेक कर लो, क्योंकि दोनों साइड में अपने को एक बार कैश चाहिए, एक बार बैंक चाहिए, दोनों भी साइड में, तो मैं दो कॉन्ट्रा एंट्री को एक साथ नहीं कर सकता, दोनों कॉलम है बोल के सामने, क्योंकि अपना जो पर्टिकुलर्स में अपन जो लिख रहे हैं ना वहां गलत हो जा रहा है। एक बार अपने को बैंक चाहिए, एक बार कैश चाहिए, तो इसके लिए दो बार दो एंट्री करनी पड़ेगी। आगे हाँ, अब अपने को जो चाहिए था वो फर्स्ट अपन ने छोड़ दिए थे, पॉइंट नंबर ए, तो उसका यहां से यूज करना है। ग्रॉस प्रॉफिट एज पर लास्ट ईयर ऑडिटेड अकाउंट्स वाज 60,000, लास्ट ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 60,000 का एज पर ऑडिटेड अकाउंट्स, मतलब ये बुक्स वगैरह पूरे ऑडिट करवाए और उसके हिसाब से 60,000 का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब करेक्ट प्रॉफिट है बोलने का मतलब। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट अगर करेक्ट है तो हम लास्ट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी हमको पता है। अच्छा, लास्ट ईयर का क्या, इसके ऑल थ्रू आउट द ईयर मतलब ऑलवेज जो है ना वो सेल कॉस्ट प्लस 25% पे करता, मतलब कोई भी ईयर में इसका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना वो 20% रहता सेल का, कोई भी ईयर में इसका ग्रॉस प्रॉफिट जो रहेगा सेल का 20%। तो अगर सेल का 20% बोल रहे हैं और ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है, तो अब अपने को एक वर्किंग नोट बना के क्या करना है, लास्ट ईयर का पहले सेल निकालेंगे, उस सेल को 20% से इंक्रीज करेंगे, फिर उसका बाइफर्केशन करेंगे, कैश सेल कितना है और क्रेडिट सेल कितना है। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट अब बनाना है तुमको, क्रेडिटर के बाद, क्रेडिटर अकाउंट बनाया वाला उसके बाद बना लो। इसके लिए कोई स्केल वगैरह मत यूज करो, ऊपर खाली हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, और फिर नीचे राइट साइड में रुपीस कॉलम, सिंगल रुपीस कॉलम रहेगा राइट साइड में एकदम कॉर्नर में, और फिर लिखो पॉइंट नंबर ए। एग्जाम में ये वर्किंग नोट बनाते हो इतना डिटेल में नहीं लिखना, ग्रॉस प्रॉफिट इतना ही लिखे तो भी चलेगा, ये एज पर लास्ट ईयर ऑडिटेड अकाउंट वगैरह वो सब नहीं लिखते बैठना, ठीक है। वर्किंग नोट में एग्जाम में शॉर्टकट यूज कर सकते, टाइम बचाने के लिए तुमको जो करना है, आंसर चाहिए, आंसर कैसे भी निकाल के लो फटाफट, तो उस तरह से अभी अपन लिख के लो पूरा, बट एग्जाम में आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। टाइम सेव करना है, किसी भी तरह से करो, टाइम सेव करो। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 60,000 लिख दिए। अब लिखो नीचे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो कि क्वेश्चन में क्लियरली 25% ऑन कॉस्ट बोला है, जिसको हम कन्वर्ट करके क्या बोलेंगे, 20% ऑन सेल, लिख के रखो ब्रैकेट में ऐसा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ब्रैकेट में लिखो 25% ऑन कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट 20% ऑन सेल्स, और सामने लिखो 20% ऑन सेल। अब लिखो पॉइंट नंबर सी, सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का सेल अब निकाल सकते हैं हम। अगर लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है और प्रॉफिट परसेंटेज 20% ऑन सेल है, तो प्रॉफिट 60,000 जो है वो 20% हो, 60,000 डिवाइड बाय 20% करो,
तो लास्ट ईयर का सेल कितना आ गया? 3 लाख। लास्ट ईयर का सेल 3 लाख। समझा यहां तक? अब इसको हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज इन टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर, ब्रैकेट में लिख दो गिवन इंक्रीज इन टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर। इंक्रीज इन टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर। अब मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख रहा, किसी को लिखना है तो यहां पे ब्रैकेट में लिख लो 20% ऑफ 3 लाख। इंक्रीज इन टर्नओवर कितना? 60,000। ब्रैकेट में होना तो लिख लो 3 लाख का 20%। इंक्रीज कितना हुआ? 20%। किससे? लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर का अगर 3 लाख है तो करंट ईयर का 3,60,000 होता है। लेकिन अभी अपना पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन टर्नओवर। तो इंक्रीज वाला पोर्शन ही लिखूंगा मैं। लिखूंगा टोटल सेल्स ऑफ करंट ईयर। तो टोटल सेल्स ऑफ करंट ईयर इज सी प्लस डी। पॉइंट नंबर सी प्लस पॉइंट नंबर डी। एग्जाम में चार्ट फॉर्म में भी बता सकते तुम, सीधा अपना ऊपर अमाउंट लिखना, ऐसा मतलब तुमको वर्किंग नोट बताना है कैसे भी बताओ तो चार्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं। इसको टाइम सेव होता बहुत ज्यादा। चार्ट फॉर्म में बना दी तो टाइम सेव हो जाता अपना। हेडिंग लिखना कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, अपना जैसे अपने को आता है वैसे बना सकते हैं। लिखो नीचे कैश सेल्स ऑफ करंट ईयर। कैश सेल्स ऑफ करंट ईयर तो 20% ऑफ 3,60,000। कैश सेल्स ऑफ करंट ईयर 20% ऑफ 3,60,000 72,000 एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ करंट ईयर 3,60,000 माइनस 72,000, या तो 80% कर दो सीधा इंटू 80%। इंटू 80% भी कर सकते हैं या माइनस 72,000 भी कर सकते हैं। अब ये वर्किंग नोट में हमारे को दो ऐसे अमाउंट है जिसके एंट्री पास करने हैं। कौन से दो अमाउंट है जिसके एंट्री पास करना है हमको? 72,000 रुपीज का कैश सेल का एंट्री करना है और 2,88,000 का क्रेडिट सेल्स का एंट्री करना है। बाकी कुछ काम का नहीं ऊपर का। बाकी ऊपर का अपने को कुछ लेना देना नहीं है, अपने को ये नीचे के दो अमाउंट चाहिए थे। तो लो 72,000 की एंट्री क्या होंगी? कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पे टू सेल्स 72,000 टू सेल्स 72,000। अच्छा, इसका सेकंड इफेक्ट भी देना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट याद है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 बोला, फर्स्ट डे का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने सेल्स का कैसा प्रेजेंटेशन किया था? बाय सेल्स अंडरलाइन, फिर नीचे कैश, उसके नीचे क्रेडिट। तो वैसे कर सकते हैं बाय सेल्स। ठीक है, जगह नहीं है तो डायरेक्टली ब्रैकेट में लिख दो। फिर डायरेक्टली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 72 प्लस 288। हाँ, तो कैश क्रेडिट पहले 72 का लिख लो। अभी सेकेंड इफेक्ट, अभी फिलहाल में 72 का सेकेंड इफेक्ट दिया अपन ने। अब 288 की एंट्री क्या होंगे? 288 डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट ना? डेटर टू सेल्स। तो पहले डेटर अकाउंट के डेबिट पे आ जाओ। डेटर के डेबिट पे, डेटर के डेबिट पे टू सेल्स 2,88,000। डेटर्स के डेबिट पे 2,88,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सेल्स है ना। अब सेल्स अकाउंट तो नहीं बनाया अपन ने। अच्छा, बना भी लेते तो सेल्स अकाउंट, उसका अल्टीमेटली बैलेंस कहां जाता था? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड पे। सेल्स अकाउंट जाके क्लोज कहां होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो यहां पे क्रेडिट सेल के सामने लिख दो 2,88,000। टोटल कितना हो गया? 3,60,000। तो अल्टीमेटली 360 आना था, 360 आ गया टोटल सेल। 288 का सेकेंड इफेक्ट भी हो गया। चलो, अभी क्वेश्चन में नेक्स्ट कुछ पॉइंट बचा हुआ है क्या? इसमें कुछ बाकी था क्या? देयर वर नो कैश परचेज जो बोला है, तो वो तो अपन क्रेडिट अकाउंट से निकालेंगे परचेज, तो क्रेडिट परचेज आ जाएगा। कैश परचेज कुछ भी नहीं है। किसी को लगेगा कैश सेल और कैश क्रेडिट सेल दिया हुआ है तो परचेज में भी कुछ होगा, ऐसा क्वेश्चन क्लियर बोल दिया देयर इज नो कैश परचेज। दैट मीन्स क्रेडिटर अकाउंट से हमको जो परचेज मिलेगा दैट इज द फाइनल, वही परचेज है तुम्हारा। ठीक है, और कुछ लाइन यहाँ पे यूज करनी है अपने को। सभी लाइन का यूज कर लिया अपन ने। हाँ, एक ये बाकी है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन
ऑन बिल्डिंग फर्नीचर 5%, मोटर कार 20%। तो पहले आ जाओ बिल्डिंग और फर्नीचर, 5% निकालो उसका। नो एडिशन नो सेल, एसेट में एडिशन सेल कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली 5% कैलकुलेट करो बिल्डिंग और फर्नीचर पे, और फिर मोटर कार पे भी निकाल लो 20%, 20% मोटर कार पे। ये क्या है, बिल्डिंग इनर में लिखे थे ना अपन ने, उसमें करो लेस डेप्रिसिएशन 3250। फर्नीचर पे 500 बरोबर, मोटर कार पे 3600। चलो आउटर में नेट फिगर 65 माइनस 3250 61750, 9500 और 14400। कैलकुलेटर यूज करके फटाफट कैलकुलेट करना है, आउटर में लिखना है। सेकेंड इफेक्ट पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन के पूरे अमाउंट्स के सेकेंड इफेक्ट देने हैं पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। बैलेंस पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड पे लिखो टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हेडिंग एक बार ही लिख दिया ना, तो अब घड़ी घड़ी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, तो तीन तीन बार डेप्रिसिएशन लिखने का, एक ही बार हेडिंग लिख दो डेप्रिसिएशन, और फिर नीचे लिखो बिल्डिंग, फर्नीचर और मोटर कार, और तीनों का अमाउंट मिला के हो जाता है 7350। इंडिविजुअली तीनों अमाउंट आउटर में लिख सकते हैं, तीनों अमाउंट अलग अलग से आउटर में लिखना है तो लिख सकते हैं, टोटल करके भी लिखे तो चलेगा। हो गया यहां तक सबका। अब आगे दिया है द अमाउंट डिफॉल्टेड बाय द कैशियर मे बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल फ्रॉम हिम, दैट इज एन इंफॉर्मेशन, कि जो भी अमाउंट कैशियर लेके भाग गया, एब्सकॉन्डेड मतलब वो कैशियर जो है लेके भाग गया कैश, तो वो रिकवरेबल है। तो मतलब तुम्हारा जो कैश कॉलम में डिफरेंस आने वाला है, सुन लो अभी कैसे, क्लोज अभी नहीं कर रहे अपन, तुम्हारा आज घर पे जाके पेंसिल से टोटल करना है या डायरेक्ट करना है, करो पूरा फाइनल निकालो आंसर, ऑलरेडी हो गया एडजस्टमेंट पूरे। तुमको क्या करना है, कैश बुक के अंदर ये जो कैश कॉलम है उसमें इधर साइड में डिफरेंस आएगा क्रेडिट पे, तो उसको क्या लिखना है, बाय कैश रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर, कैश रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर, ऐसे लिख के तुमको क्या करना है, अमाउंट निकाल के बैलेंसिंग फिगर वो लिख दो, उसको असेट साइड पे लिखो। सेकंड इफेक्ट, अगर ये क्वेश्चन में लाइन नहीं देता तो मैं क्या करता था, नीचे नोट लिखता था, assuming that the cash defaulted by cashier is a loss for the business, ऐसा assumption लिख के मैं P&L में डेबिट कर देता था। ठीक है, आगे एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें नहीं बोले वाला है कुछ भी, तो वहां पे हम assumption लिखेंगे कि नहीं बोला, इसका मतलब नॉट रिकवरेबल, लॉस हो गया हो बिजनेस का, तो उसको P&L में डेबिट कर देंगे। अभी फिलहाल में क्वेश्चन में बोला है अपने को, तो एसेट पे चला जाएगा, एसेट पे लिखना है कैश रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर, इट इज लाइक डेटर ओनली, डेटर के वैसा ही है वो, खाली डेटर मत लिखो उसको, कैश रिकवरी फ्रॉम कैशियर। और बाकी तुम्हारे हिसाब से डेटर अकाउंट में क्या निकलता चेक कर लो, क्रेडिटर अकाउंट में क्या निकलता चेक करो, बैंक कॉलम का क्या है देखो, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकाल के बैलेंस शीट टैली करना है। ठीक है, तो इसको हम कल चेक करेंगे आंसर को, अपना अपना ये सब जन क्या करो, ट्राई करो इसको टैली करने का। अगर लग रहा तुमको कि नहीं होगा तो पेंसिल से करो पहले, मतलब कट चट नहीं होंगे, अदरवाइज